आज हम लोगों को क्या देखना था, हम लोग पढ़ रहे थे ना इसमें। आज हम लोग जो है देखेंगे क्या, आज 32 में उस दिन हम लोग एक चर्चा कर रहे थे कि आर्टिकल 32 में इसी को आगे जो है क्या न्यायिक सक्रियता और लोकहितवाद, जुडिशियल एक्टिविज्म और क्या कहते हैं PIL, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लिए। दोनों चीजें एक दूसरे में गुत्थम गुत्था हैं, न्यायिक सक्रियता और लोकहितवाद दोनों साथ साथ चलता है। तो थोड़ा सा समझने के लिए हम लोकहितवाद को, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को एक सूत्र पकड़ के आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये लोकहितवाद क्या है। लोकहितवाद, और इंग्लिश में जिसको हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। 32 में हमने पढ़ा द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट, द राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट बाय appropriate proceedings for enforcement of fundamental right is guaranteed। ये हमने देखा 32(1) में, 32(1) में, ठीक। और लोकहितवाद को थोड़ा ठीक से समझने के लिए हम थोड़ा सा इसके इतिहास पे और थोड़ा सा इसके बारे में जान लें, तब फिर हम इसके आगे बढ़ें। हम जानते हैं कि आज़ादी के बाद 1950 संविधान बनने के बाद ये जान लें कि लोकहितवाद जो है यूनाइटेड स्टेट्स में 1960s में और इंडिया में 1980s में शुरू हुआ। और जो दो जज जो न्यायमूर्ति जो इसमें पायोनियर थे, उनका नाम क्या था? जस्टिस VR श्री कृष्णा अय्यर, और दूसरे थे जस्टिस PN भगवती सर। ये दो जज थे इंडिया में, ये पायनियर थे इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को लाने के लिए। और यूनाइटेड स्टेट्स में 1960s में ये आया। यानी कहने का मतलब ये समझें ऐसे कि शुरू से लेकर के फ्रॉम द बिगिनिंग 1950 से 1980 तक 30 सालों में न्यायपालिका ने अपने ऊपर न्यायपालिका में ज्यादातर जो, या कहें सभी विवाद जो थे वो व्यक्तिगत थे। यानी 1950 से लेकर के 1980 तक हम देखें तो न्यायपालिका में जितने भी विवाद आए वो क्या थे? वैयक्तिक थे। यानी अगर किसी व्यक्ति के विधिक अधिकार का या संवैधानिक अधिकार का हनन हुआ है, वायोलेशन हुआ है, तो ये था कि उस व्यक्ति के लिए था कि वो व्यक्ति न्यायालय की शरण में जाएगा। यानी अगर आपके अधिकार का वायलेशन हुआ है
तो तब तक कोर्ट के अनुसार से जो याची है, जो पेटिशनर है, जो प्रार्थी है, वो स्वयं न्यायालय में जाएगा। न्यायिक प्रक्रिया ऐसे ही तो है आमतौर पे। और 80 तक एक तरफा ऐसी ही थी कि किसी का अधिकार का अगर हनन होता है, किसी का अधिकार यानी लीगल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अगर उसका वायोलेशन होता है तो वो व्यक्ति जो है स्वयं न्यायालय के पास रिलीफ के लिए जाएगा, उपचार के लिए जाएगा। दूसरा ये था कि जिस व्यक्ति को न्याय चाहिए, जिसको रिलीफ चाहिए, उसके ऊपर ये जिम्मेदारी थी, उसका ये उत्तरदायित्व था कि क्या करेगा। याची का उत्तरदायित्व था कि वो अपने बात के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करेगा, साक्ष्य प्रस्तुत करेगा, न्यायालय के सम्मुख साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। और तीसरा ये था कि वो एक निश्चित प्रारूप पे होगा। जो भी आपकी जो रिट होगी, याचिका की, जो याचिकाकर्ता की या प्रार्थी की जो रिट होगी, वो क्या होगी, एक निश्चित प्रारूप पे होगी। उसको तकनीकी रूप से भी सही होना चाहिए। और न्यायालय में इस तरह के वाद और प्रतिवाद होते थे। वादी जो है अपने पक्ष में तर्क रखता था और प्रतिवादी उसका बचाव करता था और न्यायालय में निर्णय होता था। यानी जो न्याय का जो स्वरूप था वो एक तरीके के वैयक्तिक स्वरूप था। और ये जरूरी था कि आप जो दावा कर रहे हैं, आप जिस रिलीफ की मांग कर रहे हैं, आप उसके पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत करें। और अगर आपके अधिकार का हनन हुआ है या आपको किसी तरह की विधिक या संवैधानिक क्षति हुई है, तो उसके रिलीफ के लिए आपको स्वयं न्यायालय में जाना था, स्वयं न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना था। और उसकी एक तकनीकी बारीकियों का भी ध्यान रखना था, और अपने पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत करते थे। वाद प्रतिवाद के बाद न्यायालय निर्णय देता था। तो ये चीजें चलती थी। ये वैयक्तिक न्याय की प्रक्रिया थी, कर लीजिए इसको आप। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें कि हमारे समाज में ऐसे लोग जैसे कि महिला संरक्षण गृह में रहने वाली नारियां हों, या जेल में बंद कैदी हों, ठीक, या नारी निकेतन में रहने वाली महिलाएं हैं, जेल में बंद कैदी हैं, या गरीब श्रमिक हैं, बाल श्रमिक, बाल अपराधी जो जेलों में बंद हैं, और ऐसे कैदी जो कि विचाराधीन हैं और जेलों में बंद हैं। अब आप सोचिए कि ऐसी स्थिति में उनको न्याय कैसे मिलता। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को नोटिस किया कि समाज में ऐसे लोग भी हैं, ऐसे व्यक्ति भी हैं, ऐसे वर्ग के लोग भी हैं जो कि स्वयं न्यायालय में जाकर के आवेदन करके अपने लिए, अपने संवैधानिक अधिकार के लिए, अपने विधिक अधिकार के लिए अपना पक्ष नहीं रख सकते। ऐसे लोगों के लिए भी तो, ये लोग भी तो उसी वी द पीपल ऑफ इंडिया में आते हैं, हम भारत के लोग में आते हैं, और इनका भी तो संवैधानिक अधिकार है। जो रूल ऑफ लॉ, लोकतंत्र का मूल है, रूल ऑफ लॉ, वो इनके लिए भी है। जो फंडामेंटल राइट हम कह रहे हैं, द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इज गारंटीड, वो फंडामेंटल राइट इनके लिए भी हैं।
लेकिन ये अपनी गरीबी के कारण, अशिक्षा के कारण, निर्धनता के कारण इस स्थिति में नहीं है कि वो अपने मूल अधिकारों के लिए मांग कर सकें या मूल अधिकारों की लड़ाई लड़ सकें। और ये पीआईएल उन्हीं लोगों के लिए है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो वैयक्तिकवाद की जगह जो लोक हितवाद की वकालत करते हैं। यानी कहने का मतलब कि अगर समाज के किसी व्यक्ति, किसी वर्ग जो इस स्थिति में है कि वो न्यायालय में जाकर के अपने लिए, अपने विधिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार की रक्षा की मांग करने में असमर्थ हैं, तो कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा वर्ग या कोई ऐसा संगठन जो नॉन पॉलिटिकल है, जो सेवा की भावना से ओतप्रोत है, वो इनके लिए न्यायालय में जाकर के इनकी ओर से लिख दे करके पत्र के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से या अन्य किसी तरीके से न्यायालय में इनकी बात पहुंचा सकता है। और न्यायालय इनके द्वारा दिए गए पत्र को ही एक तरीके से याचिका मान करके उस पर कार्रवाई करेगा, क्योंकि ये हमारे समाज के वे लोग हैं जो कि स्वयं न्यायालय में आकर के अपनी बात नहीं कर सकते। संक्षेप में यही लोकहितवाद है। और लोकहितवाद को साधारण शब्दों में क्या कहिए? साधारण शब्दों में कहिए कि ये जनसाधारण के कष्टों के निवारण का न्यायिक उपकरण है। ये कहा था पीआईएल के बारे में जस्टिस श्री कृष्ण अय्यर ने। जस्टिस श्री कृष्ण अय्यर ने कहा था कि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है, ये जनसाधारण के कष्टों के निवारण का क्या है? न्यायिक उपकरण है, एक तरीके का जुडिशियल टूल है। तो ये बातें और हम जानने लिए कि अब आप सोच रहे होंगे कि क्या फर्क है। जैसे देखिए कि पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है और एक कहिए वैयक्तिक हितवाद या पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन, पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन कह लीजिए। इन दोनों में क्या फर्क है? तो जैसा आप जानते हैं कि पहले में जो याचिका करता है उसको स्वयं याचिका प्रस्तुत करनी पड़ती है, जाकर के न्यायालय में प्रार्थी खुद जाता है। जबकि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा वर्ग किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में जो निरक्षर है, ज्ञान है, निर्धन है, उसके लिए न्याय की मांग करता है, उसकी तरफ से न्यायालय में प्रस्तुत होता है यहाँ। और वैयक्तिक हितवाद में क्या होता है? वैयक्तिक हितवाद में ये भी होता है कि जो व्यक्ति है उसके रिलीफ की बात होती है। और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में क्या है कि व्यक्ति की नहीं, उस वर्ग, उस समुदाय जिसके लिए ये लिटिगेशन, ये वाद लाए जाते हैं, उस पूरे वर्ग की बात होती है। वैयक्तिक हितवाद में क्या होता है? वैयक्तिक हितवाद में ये होता है कि याचिका देते समय उसको तकनीकी आधार पे जांच की जाती है कि वो तकनीकी आधार पे सही है कि नहीं सही है। टेक्निकली अनिवार्यता का महत्व होता है। जबकि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाद में इसको शिथिलता दी जाती है, न्याय के लिए इसको कोर्ट शिथिल कर देता है। आप बिना किसी तकनीकी प्रक्रिया के, मात्र किसी पत्र के आधार पे, कोई जानकारी के आधार पे, या कोई वर्ग, किसी या कोई व्यक्ति या कोई वर्ग जो जन कल्याण की भावना से प्रेरित है, किसी मुद्दे को उठा सकता है। और ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में उन बारीकियों को जो है नहीं देखा जाता है। इसमें जो है राहत आपके देखिए, इसमें राहत व्यक्ति के लिए, राहत वर्ग के लिए। और ये भी बातें हैं कि इसमें आपको साक्ष्य प्रस्तुत करना होता है।
आपके जो वैयक्तिक हितवाद होते हैं, जो सामान्यवाद होते हैं, उनमें आपको साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। आप जिस रिलीफ की मांग करते हैं न्यायालय के सम्मुख आपको ये बताना होगा, आपको उसमें प्रमाण देना होगा। जबकि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में ऐसा नहीं है। अगर आप कोई ऐसा प्रकरण न्यायालय के संज्ञान में लाते हैं तो न्यायालय आपके लिए संज्ञान में आना ही पर्याप्त है, और न्यायालय जो है खुद उसकी जांच करा सकता है, खुद उसके लिए जांच आयोग गठित कर सकता है। जैसा आपको मालूम है कि सुनील बात्रा के केस में, सुनील बात्रा वाले केस में स्वयं जस्टिस वेग और उनके साथ अन्य न्यायाधीशों ने तिहाड़ जेल जाकर के तिहाड़ जेल का निरीक्षण किया था। तो ये कुछ बातें हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को इंडिविजुअल इंटरेस्ट लिटिगेशन कहें, पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन से फर्क करती हैं। ये व्यक्ति की बात करता है, ये वर्ग की बात करता है। इसमें रिलीफ व्यक्ति को होगा, इसमें रिलीफ वर्ग को होगा। व्यक्तिगतवाद में फैसला क्या होगा, सामान्यवाद में साक्ष्य की जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है, जो याचिकाकर्ता होता है जिसको वो अपने पक्ष में तर्क रखता है, और दूसरा अपना प्रमाण जुटाना जिम्मेदारी होती है। जबकि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में सिर्फ न्यायालय के संज्ञान में लाना ही पर्याप्त होता है, और न्यायालय संज्ञान में आने के बाद उसकी जांच करा लेता है। और इसका एक उद्देश्य होता है कि कोई व्यक्ति जो है अपने संवैधानिक अधिकारों से, अपने विधिक अधिकारों से वंचित न रह जाए। ये पूरी तरीके से मानवता और समाजवादी भावना से उत्प्रेरित होता है। और इसमें जहां वैयक्तिकवाद में हार जीत का प्रश्न होता है, वहां पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कोई हार जीत का प्रश्न नहीं होता। अभी तो न्यायालय इस विषय पर कोई दिशा निर्देश जारी करके, सरकार को आदेश जारी करके उन परिस्थितियों के निर्माण करता है जिनके कारण से उनका शोषण हो रहा था। उन परिस्थितियों को ही खत्म किया जाए जिसके चलते कि किसी व्यक्ति को अपने अधिकार से वंचित होना पड़ रहा था। ये बात हो गई। और न्यायालय ने, हमने ये भी देखा कि सुनील बात्रा के केस में कि स्वयं जस्टिस वेग और अन्य न्यायाधीशों ने तिहाड़ में जा करके तिहाड़ जेल का निरीक्षण किया था। यानी ये किस संदर्भ में बात बताई जा रही है कि यहां पे आपको साक्ष्य प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। न्यायालय प्रकरण के संज्ञान में आते ही स्वयं जांच करता है। और इस तरह से ये लोकहितवाद की छोटी छोटी बातें हैं, इससे हमको समझने में थोड़ी सी सुविधा होगी। और एक वाद है ऑल इंडिया रेलवे शोषित कर्मचारी संघ, ऑल इंडिया रेलवे शोषित कर्मचारी संघ वर्सेस भारत संघ। एक केस आया था ये ऑल इंडिया रेलवे शोषित कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ का। इसमें न्यायालय ने कहा, साफ अपना ऑब्जर्वेशन दिया, अब निर्धारित किया कि भले ही वो पंजीकृत नहीं है संघ, लेकिन वो भी जो है 1932 के आर्टिकल 32 के अंतर्गत अधिकारिता के लिए, रिट अधिकारिता के लिए कोई बात ला सकता है। और जस्टिस अय्यर ने इसी केस में कहा था कि यह वाद कारण का स्थान वर्ग कार्रवाई और पीड़ित व्यक्ति का स्थान लोकहित में वाद ले लिया। इसी केस का जजमेंट देते हुए जस्टिस कृष्ण अय्यर ने कहा था कि अब जो है वाद कारण कई जगह है। पुराने दृष्टिकोण में वाद कारण जो था, नए में वर्ग कार्रवाई और पीड़ित व्यक्ति की का स्थान अब जो है लोकहितवाद ने ले लिया है। और लोकहितवाद से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण केस है जिसे हम न्यायाधीश स्थानांतरणवाद के नाम से जानते हैं। न्यायाधीश स्थानांतरणवाद, या आप इसको कहते हैं एसपी गुप्ता एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये मामला, इसमें 7 जजों की एक बेंच थी। ये एसपी गुप्ता का मामला
इसको आगे हम डिटेल से देखेंगे। अभी इसको पढ़ने का मतलब है कि अभी तो PIL और जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिव्यू ये सारी चीज़ें एक साथ गुत्थम गुत्था हैं और ये दूसरी तरफ खींच करके चला जाएगा। SP गुप्ता वर्सेस अदर्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया की इम्पोर्टेंट केस है, इसको इसके बाद हम तो डिस्कस कर लेंगे। तो ये न्यायाधीश स्थानांतरणवाद में जो कोर्ट ने कहा कि अधिवक्ता संघ जो है अनुच्छेद 32 के रिट आधिकारिकता के अंतर्गत न्यायाधीशों के स्थानांतरण को चुनौती दे सकता है। ठीक, इस केस में जज साहबान ने ये कहा कि जो है अनुच्छेद 32 के रिट अधिकारिता के अंतर्गत जो है जो अधिवक्ता संघ है वो न्यायाधीशों के स्थानांतरण को चुनौती दे सकता है। क्यों? बिकॉज क्यों दे सकता है? क्योंकि न्यायाधीशों के पारदर्शी नियुक्ति में, क्योंकि न्यायाधीशों के स्थानांतरण में न्यायाधीशों की स्वतंत्रता में अधिवक्ता संघ का पर्याप्त हित है, सफिशिएंट इंटरेस्ट है। तो ये एक इंपॉर्टेंट केस था, न्यायाधीश स्थानांतरण SP गुप्ता एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसमें कि न्यायालय ने 7 जजों की बेंच थी, ये कहा 32 के द्वारा स्थानांतरण को चुनौती देने का हक है, क्योंकि जो न्यायालय की स्वतंत्रता है उसमें अधिवक्ता संघ का पर्याप्त हित है, इसलिए वो चुनौती दे सकते हैं। और इसमें न्यायालय ने कुछ बातें कहीं काफी साफ किया लोकहितवाद के विषय में। कहा कि यदि किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के किसी विधिक, या वही ये बात पहले बताई, विधिक और संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है, तो कोई दूसरा व्यक्ति इस तरह का या वर्ग कोई दूसरा व्यक्ति जो सीधे उससे जुड़ा नहीं भी है, लोकहित की भावना से उसके पक्ष में वाद ला सकता है। ऐसा वाद वह व्यक्ति ला सकता है, दूसरा कोई व्यक्ति या वर्ग, और उसको जो है रिट के मामले में जो लाता है, रिट के मामले में जो प्रक्रिया जो है उसके लिए उसको शिथिलता बरती जाएगी, उसके द्वारा लिखे गए पत्र को ही, उसके द्वारा दी गई सूचना को ही रिट का महत्व दिया जाएगा, और रिट पिटिशनर की तकनीकी बारीकियों को उसमें नहीं दिखा, न्याय में और वो नहीं प्रस्तुत किया जाएगा। जो तकनीकी बारीकियां हैं रिट को प्रस्तुत करते समय अगर वो नहीं है, तो उनको न होने के कारण, उनकी अनुपलब्धता के कारण उसको जो है न्याय से वंचित नहीं किया जाएगा, क्योंकि PIL एक तरीके से रूल ऑफ लॉ को ही स्थापित करता है, और कानून का शासन लोकतंत्र का मूल है, और फंडामेंटल राइट संविधान सबको गारंटी देता है। और कोई भी पत्र लिख करके न्यायालय से किसी ऐसे व्यक्ति या वर्ग के लिए जो कि निर्धन है, अशिक्षित है, असहाय है, कौन लोग असहाय हैं उनकी चर्चा की, बहुत सारे ऐसे बाल श्रमिक हैं, श्रमिक हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो नारी निकेतन में रहती हैं, बहुत सारे ऐसे बाल अपराधी हैं जो जेलों में बंद हैं, जो अपने अधिकारों को जानते तक नहीं, रक्षा करने की तो बात अलग है। अगर उनके किसी मौलिक अधिकार के लिए, उनके किसी विधिक अधिकार के लिए कोई दूसरा व्यक्ति या वर्ग लोकहित की भावना से प्रेरित होकर के न्यायालय में आकर के कोई इस तरह का सूचना देता है, पत्र के माध्यम से बताता है, तो न्यायालय
अपनी तमाम औपचारिक प्रक्रिया को शिथिल करके न्याय के लिए उस व्यक्ति को क्या करेगा, उस व्यक्ति को न्याय प्रदान करने के लिए वो जो है आगे बढ़ेगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि न्यायालय की इस उदारता का, न्यायालय ने ऑब्जर्वेशन दिया कि न्यायालय की इस उदारता का अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए और न्यायालय रेमेडी तभी देगा जबकि उससे स्पष्ट हो जाए कि ये मैलाफाइट नहीं है, दुर्भावना से प्रेरित नहीं है, या पॉलिटिकली टेंटेड नहीं है, या पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है, ये राजनीतिक उद्देश्यों या किसी दुर्भावना से प्रेरित नहीं है। उसको पब्लिक इंटरेस्ट इंडिकेशन को हैंडल करते समय, उसको एंटरटेन करते समय सुप्रीम कोर्ट इस बात को देखेगा। ये जो है एसपी गुप्ता के केस से इस बात को स्थापित किया गया। और एक दूसरा केस और था, जानने की बात है, छोटा सा, PUDR, पब्लिक ने पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, ये केस था। ये केस के बारे में, ये केस क्या था, पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स का, इसको जाने। हम जानते हैं कि 1980 में एशियाड गेम्स हुए थे और इसे एशियाड वर्कर्स केस के नाम से भी जाना जाता है। एशियाड वर्कर्स मामला, इसे एशियाड वर्कर्स मामला भी कहते हैं। एशियाड खेलों की तैयारी के लिए भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन और DDA ने बहुत सारे निर्माण कार्य कराए और इसको जानते हैं। ये लबू लुबाब इसके बारे में जाने तो हुआ ये था इस केस में, थोड़ा सा इसको जान लें कि 1981 में एक मैगजीन है मेन स्ट्रीट के 81 के जो उनका अंक था, एडिशन था, उसमें ये खबर छपी कि एशियाड खेलों में के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, एशियाड प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जिन मजदूरों को नियोजित किया गया था, एम्प्लॉयड किया गया था, उनके फंडामेंटल राइट्स, उनके लेबर राइट्स का जम करके वायलेशन किया गया। ये खबर जो है मेन स्ट्रीट मैगजीन में अगस्त 1981 अगस्त में छपी और यहां तक कहा गया कि जो मिनिमम वेज एक्ट है हमारा, मिनिमम वेज एक्ट, उसके अनुसार से इन मजदूरों की जो मजदूरी थी, जो इनका क्या कहेंगे उसको, श्रमिक चिट्ठा कहिए, 9 रुपये 25 पैसे की बजाय मजदूरों को ठेकेदारों के द्वारा 1 रुपये का कमीशन ले लिया गया, सिर्फ 8 रुपये 25 पैसे दिए गए। यानी मजदूरों को जो न्यूनतम मजदूरी थी 9.25 रुपये, वो भी नहीं दी गई, उन्हें 1 रुपये जो ठेकेदार काम करा रहे थे उन्होंने ले लिया। और जो महिला वर्कर थी, जो महिला श्रमिक थी, उनको जो है 1 रुपये कम दिए गए पुरुष वर्करों से के हिसाब से। ये खबर जो है मेन स्ट्रीट मैगजीन में अगस्त 1981 में छपी और इस खबर का हवाला दे करके पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट के जो उस समय के अध्यक्ष थे गोविंद मुखौटे जी, गोविंद मुखौटे ने न्यायालय में जस्टिस PN भगवती, प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती साहब को एक पत्र लिखा और उस पत्र के माध्यम से उन्होंने बताया कि इस
एशियाड वर्कर्स केस में जम करके जो है क्या किया गया, मजदूरों का शोषण किया गया। और इस पत्र को, ये कहा है ना कि ये उदाहरण इसीलिए इसको डिस्कस कर रहा हूं कि ये बातें थोड़ा सा समझ में आ जाए कि ये मेन स्ट्रीट मैगजीन में छपी बात, उस मैगजीन का हवाला देकर के इस संगठन पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट के अध्यक्ष गोविंद मुखौटे जी ने अपने पत्र में लिखा इस शोषण के बारे में। किसको लिखा? इसको लिखा जस्टिस पीएन भगवती साहब को। और जस्टिस पीएन भगवती साहब ने उस पत्र को रिट मानते हुए सरकार को, किसको? भारत सरकार को, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को, डीडीओ को, तीनों को एक नोटिस इशू कर दिया। और तीनों को नोटिस इशू कर दिया। और इन लोगों का पक्ष क्या था? इन लोगों का पक्ष था कि भैया इनके अधिकारों का तो कोई हनन हुआ ही नहीं, गोविंद मुखौटे साहब झूठो चिल्ला रहे हैं। अगर हुआ भी तो अगर 32 के तहत इनको क्या आने का हक है? जो कुछ अगर श्रमिकों का कोई, पहले तो उन्होंने श्रमिकों का ही कोई अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं हुआ, अगर कुछ हुआ भी तो श्रमिक आते, ठीक। तो इसमें जस्टिस भगवती ने कहा कि ये कानूनी सहायता आंदोलन का हिस्सा है, कानूनी सहायता आंदोलन का हिस्सा है। न्यायाधीश ने वही एसपी गुप्ता बाद में कही गई बातें दोहराई और कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति या वर्ग जो शोषित है न्यायालय नहीं आ सकता, तो दूसरा कोई व्यक्ति लोकहित की भावना से अगर उस मुद्दे को लाता है तो न्यायालय न्याय की अपेक्षा है कि उसको इंटरटेन करेगा। और पीआईएल जो है एक कानूनी सहायता आंदोलन का हिस्सा है, उन्होंने इसे कानूनी सहायता आंदोलन का हिस्सा बताया। और ये दलील की ये उनको इस तरह की शिकायत 32 के अंतर्गत करने का हक नहीं है, न्यायालय ने इसको बिल्कुल से पूरी तरीके से ठुकरा दिया। और ये भी कहा कि गरीब दबे कुचले लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय अपने ऊपर स्वतः लगाए गए जो प्रतिबंध थे उसको समाप्त करती है, उसको शिथिल करती है। और न्यायालय इस तरह के लोगों को जो कि समाज के ग्रे साइट्स में हैं उनके, और इस पीआईएल को एक तरीके से उन्होंने कहा कि ये क्या है, ये स्ट्रेटेजिक आर्म्स है, ये एक न्यायिक अस्त्र कहा था उन्होंने, उनका एक स्ट्रेटेजिक आर्म्स है, ये कानूनी सहायता आंदोलन का हिस्सा है। ऐसे व्यक्तियों को न्याय देना रूल ऑफ लॉ है, ऐसे व्यक्तियों को न्याय देने के लिए ही संविधान में सुप्रीम कोर्ट को 32 के अंतर्गत अधिकृत किया है। और न्याय सिर्फ किसके लिए? न्याय सिर्फ उद्योगपतियों, ठेकेदारों, शराब सम्राटों और माफियाओं के लिए नहीं है। न्याय सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो कि अपने धन के बल पे इतनी हैसियत रखते हैं, बल्कि जो न्याय को, या जस्टिस भगवती ने बड़ी सुंदर बात कही थी। जस्टिस भगवती ने बड़ी सुंदर बात कही थी कि अगर कोई गरीब हमारे पास न्याय मांगने आता है, उन्होंने कहा था कि यदि कोई गरीब व्यक्ति, जब ये आरोप लगाया गया भगवती के ऊपर कि इस तरह के वाद आने से बहुत न्यायालय में वादों की भरमार हो जाएगी, और न्यायालय का कहा गया कि इससे मुकदमों की संख्या बढ़ेगी। एक तर्क दिया गया कि इससे न्यायालय में मुकदमों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी अगर इस तरीके से हम पीआईएल इंटरटेन करने लगेंगे। तो जस्टिस भगवती साहब ने बड़ा सुंदर तर्क दिया था कि कोई गरीब अगर हमसे न्याय मांगने आता है तो हम उससे क्या कहेंगे? हम उससे ये कहेंगे कि अभी हमारे न्यायालय में धनी व्यक्तियों के इतने ढेर सारे मामले हैं जो कि धनी वकीलों के माध्यम से लड़े जा रहे हैं, और हम आपको तब तक न्याय नहीं देंगे जब तक कि धनी
हम आपको न्याय तब तक नहीं देंगे जब तक कि इन धनी लोगों के मामले, जो धनी वकीलों की सहायता से लड़े जा रहे हैं, उनको निस्तारित नहीं किया जा सकता। ये किसी राज्य को, ये अपने नागरिकों को ये कहने का हक नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य को अपने नागरिकों को ये कहने का हक नहीं है कि चूंकि अभी हमारे न्यायालय में बहुत सारे धनी लोगों के मामले लंबित हैं, जो धनी वकीलों की सहायता से लड़े जा रहे हैं, इसलिए हम आपको न्याय नहीं दे सकते जब तक कि इन धनी लोगों के को न्याय नहीं दिया जा सकता। ये किसी राज्य को कहने का हक नहीं है। जो तो कोई राज्य नहीं कहेगा, ये राज्य की जिम्मेदारी है, और ये बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने राज्य के गरीबों, शोषितों और दलितों और इस तरह के लोगों को, जो उपेक्षित हैं, उपेक्षितों को न्याय दे। और उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया कि वादों की बढ़ती संख्या के आधार पे हम पीआईएल को इंटरटेन न करें, क्योंकि राज्य का दायित्व है। कोई राज्य अपने गरीब नागरिकों से ये नहीं कह सकता कि अभी हमारे पास धनी व्यक्तियों के बहुत ढेर सारे मुकदमे हैं जो धनी वकीलों की सहायता से लड़े जा रहे हैं, अतः हम निर्धनों को न्याय दे पाने के लिए तब तक नहीं देंगे जब तक कि उनके मुकदमे निस्तारित न कर दिए जाएं। और उन्होंने इस बात को कि इससे वादों की संख्या बढ़ेगी, वादों की संख्या की अपेक्षा न्याय देना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और पीआईएल एक तरीके से रूल ऑफ लॉ का ही हिस्सा है, कानून का शासन, जो लोकतंत्र का मूल है। और एक केस और देख लें तो ये छोटी छोटी बात, एक जानते हैं बीएमबी, बीएमएम बाद एक था बंधुआ मुक्ति मोर्चा, बंधुआ मुक्ति मोर्चा, बंधुआ मुक्ति मोर्चा। एक छोटा सा बात और हम देख लें बीएमएम बंधुआ मुक्ति मोर्चा। इसका प्रकरण ये था कि हरियाणा के फरीदाबाद में, हरियाणा के फरीदाबाद में पत्थर की खान थी, माइंस ऑफ स्टोन, पत्थर की खान थी। हरियाणा के फरीदाबाद में पत्थर की खान थी और उसमें काम करने वाले जो श्रमिक थे, उनकी, इस संगठन के अध्यक्ष आपको मालूम है स्वामी अग्निवेश थे। और स्वामी अग्निवेश ने जाकर के निरीक्षण किया और पाया कि फरीदाबाद के जो पत्थर की खान में काम करने वाले श्रमिक हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी खराब है। तो उन्होंने इसकी सूचना तब के मिस्टर प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिख करके दी, उन श्रमिकों की हालत के बारे में बताया। लेकिन जैसा आमतौर पे होता है, कुछ दयनीय स्थिति को जानकारी के बाद उधर से कोई हल नहीं मिला उनको। तो फिर स्वामी अग्निवेश ने उस समय फिर वही काम किया कि जस्टिस पीएन भगवती साहब को एक पत्र लिख करके उनसे जो है उन मजदूरों को वहाँ से निकालने की, उन्हें मजदूरों को वहाँ से उनके लिए न्याय की मांग की, कहिए मोटा मोटा उन्हें निकालने के लिए मांग की। और न्यायमूर्ति भगवती साहब ने उस पत्र को तुरंत याचिका के रूप में स्वीकार किया। और आप जानिए कि 25 फरवरी को पीएन भगवती साहब को पत्र मिला और 26 दो को ही उन्होंने 2 अधिवक्ताओं की एक कमेटी बना करके उनको क्या कर दिया, कमिश्नर नियुक्त कर दिया और कहा कि आप जा करके वहां प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करिए और प्रारंभिक जांच करके हमें बतावें। कितने जल्दी हो गए। देखिए न्यायालय में ऐसा होता है, यही है, जुडिशियल एक्टिविज्म भी यही है। यहां तो वर्षों लग जाते हैं, लेकिन पत्र लिखने पे स्वामी अग्निवेश का 25 तारीख को उनको मिला और 26 तारीख को इन्होंने 2 काम किया। एक काम ये किया कि 2 वकीलों को, अधिवक्ताओं को आयुक्त नोटिस करके वहां जाने, 2 अधिवक्ताओं को वहां जाने को कहा और नोटिस करके सरकार को नोटिस दे दिया और सरकार से इस बारे में
तलब किया कि सरकार बतावे कि वहां मजदूरों की स्थिति क्या है। और इसके आगे क्या हुआ कि इसके आगे 26 फरवरी की बात है, ये मामला 1982 का है। तो 26 फरवरी 1982 को ये जो अधिवक्ताओं का ये जो कमिश्नर नियुक्त किया गया, जांच इंक्वायरी कमिश्नर नियुक्त किया गया, ये वहां गए और इन्होंने जाकर के इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट 2 मार्च को विद इन 4 डेज 2 मार्च 1982 को कोर्ट को दे दी। और इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि वहां जो मजदूरों की हालत है वो इतनी दयनीय है कि उनकी हालत को देख करके पशु पक्षी भी शर्मा जाएंगे। पशु पक्षी से भी दयनीय उनकी स्थिति है। इसके बाद जो है फिर ये आते ही फिर कोर्ट ने आईआईटी के डॉक्टर पटवर्धन को विशेष जांच करिए, तो फिर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी थी। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर पटवर्धन आईआईटी के प्रोफेसर थे, उन्हें इस स्थिति की जो है विस्तृत जांच करने को कहा। और जांच रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर पटवर्धन को विस्तार से जांच करने को कहा। और जांच रिपोर्ट आने के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस तो दे दिया था, फिर सुनवाई शुरू की। और हरियाणा सरकार की तरफ से बड़े रोचक तथ्य आए। हरियाणा सरकार की तरफ से क्या तर्क आए? हरियाणा सरकार ने पहला तर्क तो ये दिया कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो बात की गई है, अव्वल तो किसी श्रमिक का शोषण किया ही नहीं जा रहा है, और दूसरा अगर किया भी जा रहा है तो उसके लिए स्वामी अग्निवेश कौन होते हैं? जिसका शोषण हो रहा है वही आएगा, वही याचिकाकर्ता होगा। ये कौन होते हैं कि अंतर्गत याचिकाकर्ता को कोई अधिकार नहीं है, न ही श्रमिकों का शोषण हो रहा है, ये कहा। और दूसरा तर्क था हरियाणा गवर्नमेंट का कि 32 के अंतर्गत पत्र को याचिका के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक तर्क ये था। तीसरा तर्क उन्होंने दिया कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को जांच अधिकारी नियुक्त करने का भी अधिकार नहीं है, जांच अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार नहीं है। ये बातें हरियाणा गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी ओर से रखी। और 3 जज थे इसमें, पीएन भगवती साहब थे, जस्टिस पाठक थे और जस्टिस अमरेंद्र सेन थे। जस्टिस अमरेंद्र 3 जजों की बेंच थी। ये 3 जज थे इसमें, जस्टिस भगवती, जस्टिस पाठक और जस्टिस अमरेंद्र सेन। तो ये 3 तर्क जो है थे, ये 3 तर्क रखे गए। लेकिन पीएन भगवती साहब बड़े तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने जो है एक इसका बड़ा शानदार जवाब दिया। आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता को कोई अधिकार नहीं है, तो कोर्ट ने वही पुरानी बातें फिर से दोहराई कि अगर किसी व्यक्ति का, अगर कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा नागरिक या कोई नागरिकों का वर्ग ऐसा है जो कि अपनी निर्धनता के कारण, अपनी सोशल इकोनॉमिक डिसएडवांटेज सिचुएशन के कारण न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने में असमर्थ है, तो कोई दूसरा व्यक्ति, न्याय की ऐसी अपेक्षा है या ये रूल ऑफ लॉ का हिस्सा है, वो ये कर सकता है और ये उसको अधिकार है। ठीक, ये बात उन्होंने साफ साफ कही। और दूसरा जो उन्होंने कहा कि पत्र के लिए, तो जस्टिस भगवती ने कहा कि ये बात कहाँ लिखी हुई है कि उन्होंने कहा कि साफ साफ अभी 32 से पढ़ रहे थे ना, द राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द इन्फोर्समेंट लॉ इज गारंटीड।
उन्होंने कहा कि संविधान में कहीं इस बात को नहीं लिखा गया है कि कौन न्याय मांगने आएगा। 32 के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट को यह जिम्मेदारी दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करेगा, द राइट टू मूव, वो कहता है बाई एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स की बात करता है, समुचित कार्रवाई की बात करता है। वो ये कहीं नहीं कह रहा है कि याची नहीं आएगा या कौन आएगा। ये इस बात पे 32 मौन है, वो कहां तक कहता है कि कौन आएगा। और जहां तक प्रक्रिया की बात है कि प्रक्रिया के अंतर्गत होगा, उस प्रक्रिया की विवेचना वहां नहीं, वहां सिर्फ कहता है कि समुचित कार्रवाई के द्वारा, ये न्यायालय का अधिकार है। तो उन्होंने यही कहा कि 32 में कहीं नहीं है कि कौन न्यायालय जाएगा। 32 में कहां है कि कौन न्यायालय जाएगा। 32 तो यही नहीं कहता, 32 द राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट बाय एप्रोप्रिएट पुटिंग पर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इज गारंटीड, समुचित कार्रवाई के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में क्या करना, समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत है। तो उन्होंने कहा कि ये 32 इसमें मौन है और एप्रोप्रिएट पोजीशन की बात करती है और काम कोर्ट का न्याय देना है, रूल ऑफ लॉ की स्थापना करना है, फंडामेंटल राइट की गारंटी करना है? उसकी सुरक्षा प्रदान करना है। तो ये कहां से आती है बात। तो ये तो फिर कहीं नहीं लिखा। उन्होंने साफ साफ कहा कि 32 में न ये भी नहीं लिखा है कि कौन न्यायालय आएगा, न तो 32 में लिखा है कि लागू करने के लिए कोई एक निश्चित तरह का प्रारूप होगा। कहां लिखा है कि 32 में इसे, ये तो न्यायालय की अपने ऊपर सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस थे ना। कहीं ऐसा थोड़ी लिखा हुआ है कि ये प्रोसीडिंग्स इस तरह का ये निर्धारित फॉर्मेट होगा तभी न्याय मिलेगा। ऐसा कुछ तो है नहीं कि आप इस फॉर्मेट में आएंगे तो आपको न्याय मिलेगा। 32 में उन्होंने कहा 32 की बातें बहुत शानदार तरीके से इस आर्गुमेंट को उन्होंने काउंटर कर दिया। और ये बात कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत जांच कमीशन नियुक्त करने का अधिकार नहीं है। तो उन्होंने कहा भैया तुम फिर से पढ़ो, 32 का 2 पढ़ो, द स्टेट शैल हैव। 32 का 2 क्या कहता है कि द सुप्रीम कोर्ट, 32 का 2 क्या कहता है, द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर, क्या पावर है, टू इशू, बार बार दोहरा रहा था, टू इशू क्या है, डायरेक्शन ऑर्डर और इट्स, टू इशू डायरेक्शन और ऑर्डर और इट्स। जस्टिस पीएन भगवती साहब ने सब कहा भैया पढ़ो 32 का 2 देखो कि द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इशू डायरेक्शंस ऑर्डर्स। तो डायरेक्शन तो दिया। तो उन्होंने कहा कि ये बात जो आप कह रहे हैं कि जांच अधिकारी नियुक्त करने का पावर, उन्होंने कहा 32 में ये पावर कोर्ट के पास है और 32 में कौन जाएगा ये कुछ नहीं कहता। 32 किसी निर्धारित फॉर्मेट की बात नहीं करता। और इस तरीके से उन्होंने सारे हरियाणा सरकार के द्वारा दिए गए सारे बात को जो है खारिज कर दिया। और इसी जजमेंट में जस्टिस पाठक जो है वो पीएन भगवती साहब की बात से सहमत तो थे, लेकिन उन्होंने 3 बातें बताई। उन्होंने कहा पीएलआई को इंटरटेन करते समय हमें ये ध्यान देना होगा, सतर्क रहना होगा। उन्होंने कहा कि पीएलआईएल के समय सतर्क रहना होगा। और उन्होंने क्या कहा, पीआईएल इंटरटेन करते समय, पीआईएल एक्सेप्ट करते समय न्यायालय को सतर्क रहना होगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि आप ध्यान दीजिए, देख रहे हैं ना पीयूडीआर, पब्लिक यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वाले केस में भी गोविंद मुखोटे साहब ने किसको पत्र लिखा था, जस्टिस न्यायालय को नहीं लिखा था, जस्टिस भगवती को लिखा था। और ये बधुआ मुक्ति मोर्चा वाले केस में, बीएमएम वाले केस में भी स्वामी अग्निवेश ने, जब मिस्टर प्राइम मिनिस्टर से हेल्प नहीं मिली तो उन्होंने भी पीएन भगवती साहब को लेटर लिखा था। यहां जस्टिस पाठक ने अपने कमेंट में कहा कि लेकिन इस तरह के लोगों को जो पत्र लिखना चाहिए वो न्यायालय को लिखना चाहिए, न कि न्यायाधीश को। इस तरह की समस्या को उठाते समय जो पत्र लिखा जाए वो उनका ऐसा ऑब्जर्वेशन था कि वो कोर्ट को लिखा जाए, न कि जज को लिखा जाए। और उन्होंने कोर्ट को कहा कि कोर्ट को चौकन्ना अलर्ट रहना होगा इस तरह के मामलों को। और एक चीज ये भी कहा कि कोर्ट को रिट एक्सेप्ट करनी है, देखना चाहिए इसमें कुछ मटेरियल है कि नहीं है। ये 3 बातें उन्होंने कही। और आगे चल करके आप देखेंगे जो
MC मेहता वाला केस था, आगे चल के फिर एक बात आया, बड़ा महत्वपूर्ण बात आया PIL का, MC मेहता बात था। उसमें फिर से जस्टिस भगवती ने जो ऑब्जर्वेशन दिया, उन्होंने फिर अपनी बात दोहराई यही पाठक जी की बात को जो था न्यायालय, उन्होंने कहा कि नहीं, किसी भी न्यायाधीश को संबोधित करके पत्र लिखा जा सकता है। ऐसा नहीं कि चीफ जस्टिस को ही लिखिए, किसी भी न्यायाधीश को संबोधित करके पत्र लिखा जा सकता है। और वह व्यक्ति अपने राज्य से आए हुए न्यायाधीश को, उनका मानना था कि अच्छी तरीके से जान सकता है, उसको ही पत्र लिख दे। लेकिन उन्होंने जो न्यायालय को पत्र लिखने के बाद पाठक जी जैसे नहीं कही। और दूसरी बात उन्होंने कहा इसी केस पे कि किसी भी पत्र को न्यायालय में अगर कोई ऐसा व्यक्ति, वही पुरानी बात है, जो निर्धन है और न्यायालय में निर्धनता, न्यायाधीश को पत्र लिख सकता है। कोई व्यक्ति जो निर्धन है वो अपने न्याय के लिए कोई दूसरा व्यक्ति या कोई दूसरा वर्ग जो उसके लिए न्याय चाहता है, वो पत्र लिख करके न्यायालय को सूचित कर सकता है। न्यायालय उस पर कार्रवाई करेगा। उसके लिए किसी एफिडेविट, किसी शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के अधिकार के लिए न्यायालय में आता है, पत्र के माध्यम से या किसी और माध्यम से न्यायालय को सूचित करता है, तो न्यायालय उसको न्याय देगा। उसको शपथ पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। दो बातें और कहीं उसमें MC मेहता में, उन्होंने कहा कि न्यायालय जरूरत पड़ने पे जो पीड़ित व्यक्ति है उसको प्रतिकर भी देगा, कंपनसेशन भी देगा। लेकिन ये प्रतिकर जो है सिविल मामले में दिए गए प्रतिकर का सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये प्रतिकर, ये कंपनसेशन वहीं दिया जाएगा जहां की ग्रीवियस वायलेशन हुआ है फंडामेंटल राइट का, बहुत ही भयंकर क्षति हुई है किसी नागरिक के फंडामेंटल राइट्स की, तो वहां पीड़ित व्यक्ति को जो है कंपनसेशन की बात उन्होंने कहा। और तीसरा ये भी कहा कि न्यायालय को इस बात का पूरा हक है, आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो डायरेक्शन ऑर्डर ऑडिट्स की बात करता है, कि वो चाहेगा तो एक जांच अधिकारी, जांच आयोग नियुक्त कर सकता है शिकायत आने पे, जिस तरीके से हमने देखा कि वधवा मुक्ति मोर्चा वाले केस में न्यायालय ने किया था। ये तीन बातें साफ की कि अगर कोई व्यक्ति किसी पीड़ित व्यक्ति की तरफ से जो सक्षम नहीं है निर्धनता के कारण न्यायालय आना चाहता है, तो पत्र के माध्यम से आ सकता है। शपथ पत्र की कोई जरूरत नहीं है। न्यायालय किसी पीड़ित को कंपनसेशन देगी अगर उसकी ऐसी स्थिति है, उसको भयंकर क्षति हुई है। इसमें आप जानते हैं ये रुदल शाह का मामला था, और दूसरा जो है भीम सिंह का मामला है। अब देखिए रुदल शाह का मामला क्या था कि रुदल साहब किसी अपराध में अभियोजित थे। रुदल शाह बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वो किसी अपराध में अभियोजित थे, लेकिन सेशन कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, एक्विटल हो गया उनका। सेशन कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया 1968 में, लेकिन 14 साल तक बिना कोर्ट का जब हस्तक्षेप हुआ, 14 साल बाद 1982 में, सोचिए ऐसे ही लोगों के लिए PIL की जरूरत है। वो आदमी रुदल शाह जिसे कि किसी अपराध में अभियोजित किया गया, लेकिन सेशन कोर्ट में उसका अपराध साबित नहीं हुआ, उसको सेशन कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया। को पूछने वाला कोई कार्यपालिका, कोई प्रशासन नहीं था। और 14 साल बाद जब 1982 में छूटा, तो ये जो बात मैंने कही कि कोर्ट ने ये कहा कि इन जहां पर कि भयंकर हनन हुआ है, वहां पे कोर्ट कंपनसेशन के लिए भी कह सकता है आर्टिकल 32 में। यहाँ बिहार गवर्नमेंट को कोर्ट ने कहा कि आप 35,000 रुपये मुआवजा देंगे। ये बात जो है 14 साल बाद, ये 1982 की है। 35,000 वजह सफिशिएंट बनी आज की तुलना में अगर आप देखें तो। और भीम सिंह का भी मामला ऐसा ही था कि भीम सिंह जो विधानसभा में भाग लेने के लिए जा रहे थे, तो वो मेलाफाइड रूप से कि उनमें शामिल हो सके, उन्हें अरेस्ट किया गया। उन्हें भी कोर्ट ने कहा और 50,000 रुपया मुआवजा देने के लिए कहा। जम्मू कश्मीर सरकार का मामला था ये। तो ऐसे लोगों के न्याय के लिए जो अंधे हैं, बंदी हैं, तमाम ऐसी महिलाएं, तमाम ऐसे बच्चे जो कभी न्याय तक नहीं पहुंच सकते,
उनके लिए भी रूल ऑफ लॉ है, उनके लिए भी संविधान है, उनके लिए भी समाजवाद है, लोकतंत्र है। ये पहलू को देखते हुए न्यायालय ने अपने न्यायिक अधिकारिता में विस्तार किया। न्याय को जन तक पहुंचाने के लिए इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का सहारा लिया, और यही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की विषय में थोड़ी थोड़ी बातें हैं। और भाई अगर आपने देखा ना क्या बधुआ मुक्ति मोर्चा वाला, बधुआ मुक्ति मोर्चा केस, बधुआ मुक्ति मोर्चा केस में जान ही रहे थे जो बच्चों का जो अधिकार का हनन हुआ, आप जानते हैं कि आर्टिकल 23 का वायलेशन है। और यही नहीं, जस्टिस भगवती साहब ने कहा आर्टिकल 21 जो जीने का अधिकार है, गरिमापूर्ण ढंग से जीने का, उसका भी हनन है। तो ऐसे अधिकार के हनन को जो है रोकने के लिए PIL जो है, इसीलिए एक स्ट्रेटेजिक आर्म्स कह लीजिए इसको, है? उन्होंने क्या कहा था, एक न्यायिक उपकरण कहा था। तो ये छोटी सी बातें मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत है क्या, अच्छा थोड़ा बहुत समझ में आई होगी बातें आपकी। फिर से आप किताब पढ़ेंगे तो देखेंगे।